Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor शहबाज अली. My dear students, आज का जो हमारा लेसन है किताब का सफ़ा बिल्कुल आपके सामने है और ब्रिजिंग का मकसद बड़ी आसानी से आपने कर ली होगी. ग्रेड 7 के साथ कनेक्ट किया आपको और इसमें जो हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी बड़े सिंपल हैं. एक तो वही लर्निंग आउटकम है जो हमारा डे 1 से प्रोग्रेस कर रहा है. एक्सप्लेन दैट एटॉमिक मॉडल इज एन एड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. हम बेसिकली इन डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं एटम के डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए. आज हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है. स्पेसिफिकली उसमें देखना है कि स्टेट दैट ऑर्बिट्स, जिसे हम शेल भी कहते हैं, आर एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन and larger shell employs higher energy and greater average distance from the nucleus. Next SLO has state that electron are quantum particle with probabilistic path whose exact path and location cannot be mapped with reference to uncertainty principle. So without wasting any time, my dear students, सबसे पहले इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा उसमें क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें बोहर एटॉमिक मॉडल पे आना पड़ा. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये एक स्लाइड है. अगर आप इसको गौर से देखें तो अगर बच्चा इस पोजीशन से मूव करता है फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन तो वो मुसलसल ही मूव करेगा ना. तब तक वो मूव करेगा जब तक वो हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे ना आ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल स्लाइड है. कंटिन्यूसली वो मूव करेगा फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन. बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है. अगर ऐसा ही है तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को, चार्ज पार्टिकल्स को मुसलसल एक दूसरे के करीब आना चाहिए और अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा और इस तरह एटम कोलैप्स कर जाएगा. रदरफोर्ड के पास इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं थी. हाँ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता. इसलिए एक नया मॉडल दिया गया कॉल्ड बोहर एटॉमिक मॉडल, जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे बात करता है. उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल? जैसे अगर आप इस स्लाइड को देखो तो ये बॉल कंटिन्यूसली फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन मूव करेगा. अगर इस स्लाइड पे हम सीढ़ी बना दें, स्टेयर्स बना दें, तो अब हर एक स्टेयर का जो लेवल है उसकी एक फिक्स एनर्जी है. एज लॉन्ग एज, जब तक बॉल एक फिक्स एनर्जी पे पड़ा है, ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा, उसी लेवल पे रहेगा. इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल. और बोहर के मॉडल के मुताबिक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की तरह. जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास लेवल, एक खास शेल में रहेगा, ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एब्जॉर्ब करेगा, वो वहीं रहेगा, उसी में रिवॉल्व करता रहेगा. मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब सिमुलेशन पे चलते हैं और इस चीज को फर्दर समझते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल यानी फिक्स एनर्जी लेवल्स नजर आ रहे हैं. सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब है, जिसको हम E1 का नाम देंगे और इसकी एनर्जी भी E1 है. हाँ, इस एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन ने सेकेंड एनर्जी लेवल में जाना है तो ये जाएगा तब जब इसको इतनी एनर्जी देंगे. कितनी एनर्जी देंगे? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, जो कि ये एब्जॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएगा, विच इज कॉल्ड E2 एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी E1 से ज्यादा है. इसी तरह अगर इसको E3 एनर्जी लेवल पे जाना है तो वो जाएगा कब? जरा इस चीज को दोबारा देख लें, मैं इसको दोबारा समझाता हूं. सेकेंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पे जाना है तो उसको 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी है.
फर्दर वो आगे मूव करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे मूव करता जाएगा जब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। हाँ, जब तक वो एक फिक्स एनर्जी लेवल में है, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो रिलीज करेगा, उसी में वो रिवॉल्व करता रहेगा। सिमिलरली अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, जितनी वो एब्जॉर्ब करके गया था उतनी ही रिलीज करेगा। ये देखिए, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो मेन डिफरेंस था वो था क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। एंड व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल? फिक्स एनर्जी लेवल। अच्छा, एसएलओ ये भी था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वो भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। इस सिमुलेशन में शायद आपको क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि यहाँ से इस शेल से जो न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस है, अगर उसको आप x मान लीजिएगा, तो यहाँ से इस यानी अब सेकंड शेल से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा वो पहले वाले डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। ओके, इसी तरह अब इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में है तो सेकंड शेल से न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस है अब थर्ड शेल के केस में वो पहले से भी ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? सो इसलिए एसएलओ ये बड़ा क्लियर है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। चलिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं, यू नो डैट। सेकंड शेल को हम एल शेल कहते हैं, और के शेल सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है, एल शेल उससे हाई, एल के बाद एम शेल उससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल पे आता है, और ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी के एल एम के बारे में पता है। फर्दर अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं इस पिक्चर के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल कॉल्ड के शेल, उसको हम N1 भी कहते हैं, उसको लेबल करते हैं N1 का मतलब फर्स्ट शेल, और इसकी एनर्जी को E1 से लेबल करते हैं। इसी तरह सेकंड शेल को L शेल, N2 भी कहते हैं, और इसकी एनर्जी को E2 से लेबल करते हैं। सिमिलरली थर्ड शेल को M शेल एंड फोर्थ को N शेल, और ये बिल्कुल आखिर में सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, E4 की, और सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, E1 की। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन E1 से E2, E2 से E3, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, आखिर में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ शेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो फर्स्ट शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और ये भी आपने ग्रेड 7 में पढ़ा हुआ है। जो हमारा सेकंड शेल है जिसको हम एल शेल कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 8। एक फार्मूला डिवाइस किया है साइंटिस्ट ने, वो यूज कर रहे हैं हम, विच इज 2n²। n की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट शेल के लिए n, सेकंड शेल के लिए 2 पुट करेंगे, और थर्ड शेल के लिए 3 पुट करेंगे, तो ये रेलिवेंट आंसर्स यानी अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है ये आती जाएगी। ये आपने ग्रेड 7 में भी पढ़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी यहाँ पर किताब में एक एक्स्ट्रा बात भी की गई है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट देने के लिए, कि शेल्स के अंदर फर्दर एक लेवल होता है जिसको हम सब शेल्स कहते हैं। दीज आर 4 टाइप ऑफ सब शेल्स, एस सब शेल्स, पी, डी, एफ। ये क्या होते हैं, थोड़ी सी इसकी झलक आपको दिखाते हैं। तो सिमुलेशन खोलते हैं, ये वाली। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा ये सब शेल्स क्या हैं, ये सर आपको थोड़ा इसमें सिमुलेशन में समझ आएगा। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास, पहले मैं आपको सिंपल एटॉमिक मॉडल दिखाता हूं, लेट्स से कार्बन का। अब ये देखो, कार्बन के अंदर शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सब शेल्स क्या हैं पहले समझ लो। सब शेल्स आर बेसिकली, दीज आर द लोकेशंस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, हम उन्हें सब शेल्स कहते हैं।
ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़े से सबशेल्स दिखा देता हूं। ज्यादातर हम ग्रेड 9th में बेसिक मॉडल को यूज करेंगे। तो ये देखिएगा, ये नजर आ रही हैं आपको शेप्स। ये शेप्स जो आपको रेड कलर की नजर आ रही हैं, ये पी सब शेल है। ये आपको जो ग्रीन कलर का सर्कल नजर आ रहा है, ये एस सब शेल है। थोड़ा और नीचे कीजिएगा। इसी तरह से मैं बोरोन को क्लिक करता हूं तो बोरोन के अंदर शेल्स के अलोंग ये वाले सब शेल्स पाए जाएंगे। कैल्शियम को क्लिक करता हूं, क्रोमियम को क्लिक करता हूं, कॉपर को क्लिक करता हूं। ये मतलब ये जैसे जैसे आप एलिमेंट्स वो सिलेक्ट करोगे जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो आपको उनके अंदर सबशेल्स नजर आएंगे। अच्छा, इसमें जो आपको याद रखिएगा, ये सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, ये एस सबशेल्स हैं। ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, दीज आर पी सबशेल्स। थोड़ा नीचे कीजिएगा। ये जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, दीज आर डी सबशेल्स। और इसी तरह ये जो आपको फर्दर रेडिश कलर के बड़े बड़े शेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एफ सबशेल्स। तो टोटल 4 सबशेल्स हैं। वापस चलें सिमुलेशन प्रेजेंटेशन पे। तो याद रखिए, एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। डी सबशेल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। एफ सबशेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। इस चीज को जहन में रखें, और इस चीज को जहन में रखते हुए मुझे आपने इस सवाल का जवाब देना है। फर्स्ट शेल में एस सबशेल है, तो एस सबशेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 2। तो इसलिए हमने बोला था के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड शेल जिसका नाम एल है, उसमें 2 सबशेल हैं, एस एन पी। अभी आपने देखा एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 2। और पी में कितने हो सकते हैं? 6। दैट्स वाई वी कैन से दैट यहां पर 2 जमा 6 यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं दूसरे शेल में। और आपको पता है तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 जमा 6, डी में माय डियर स्टूडेंट्स 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने प्रिडिक्ट करना है। आपको पता है एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एसएलओ की तरफ चलते हैं, विच इज द प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इमेजिन कर लो, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर उसके शेल्स हैं, शेल्स के अंदर फर्दर उसमें क्या मौजूद हैं? सबशेल्स हैं। इन सबशेल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो हकीकी शक्ल एटम की बनती है। वो कैसी होती है उसकी सिमुलेशन आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, वो आपने बंद कर दिया, वो पीपीटी पे लगा हुआ है जी, इसको प्ले कर लें। ये लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हो, आपको सेंटर में न्यूक्लियस नजर आ रहा है जिसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कोई शेल नजर नहीं आ रहा, आपको ये वो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं जो सब शेल में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं, आप में से किसी बच्चे को, कि मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स की नेक्स्ट लोकेशन बताओ, तो हम अंदाजा ही लगाएंगे ना, प्रोबेबिलिस्टिक, कि प्रोबेबली शायद ये इलेक्ट्रॉन अब यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, मैं अंदाजा ही लगा सकता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन का अनसर्टन बिहेवियर है, इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे है। इस लाइक का हनी बी, मक्खी जो शहद की होती है, वो अपने छत्ते के गिर्द बिन बनाती है और कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता वो अगले लम्हे कहां पर है, लेकिन हम एरिया बता सकते हैं कि इस एरिया में ही होगी। वो जो एरिया है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, हम उसको सबशेल बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो ये तमाम वो फुटप्रिंट्स हैं जहां जहां से इलेक्ट्रॉन गुजर के आए। ठीक है, तो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं प्रिडिक्ट कि इस सर्कल के अंदर अंदर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मुझे स्क्रीन में लेके आए, इस सर्कल के अंदर अंदर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब इस सर्कल का नाम ही क्या है? अच्छा, अब ये सर्कल किसी शेल में होगा, अब इस सर्कल का नाम ही क्या है? सबशेल। चलिए एक लास्ट सिमुलेशन दिखाता हूं इस चीज को मजीद कंक्रीट करने के लिए। जी डियर स्टूडेंट्स,
अब मैं लास्ट में आपको जो सिमुलेशन दिखाने लगा हूं वो बिल्कुल यूं समझ लो कि जो करीब तरीन मॉडल है, जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल उसकी एक झलक है वो दिखाने लगा। वो 3D मॉडल खोलें जैक पे जी। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला मॉडल है, ठीक है। ये बिल्कुल आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको अराउंड न्यूक्लियस डिफरेंट तरह के एरियाज नजर आ रहे हैं। कुछ सर्कल फॉर्म में है, कुछ एलिप्टिकल फॉर्म में है, कुछ डंबल लाइक शेप में है। तो ये हैं वो सबशेल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स के रहने की वजह से इनकी पाथ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई एम श्योर माय डियर स्टूडेंट्स अच्छे से आपको ये लेक्चर समझ आ गया है। अपना फॉर्मेटिव चेक क्लास में अटेम्प्ट करें, 5 अच्छे से घर पे जाकर उसको अटेम्प्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।